नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल VCC ऑनलाइन क्लासेज पढ़शाणा पर। और पिछले वीडियो में अपन ने कुछ क्वेश्चंस की बात की थी जो आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल से संबंधित थे। और आज की क्लास में उसी सेशन को अपन आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चंस। और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। लेते हैं आज का पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न है दोस्तों, मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्रमशः कितने वर्ग व आवर्त थे। क्वेश्चन फिर से देख सुनिएगा दोस्तों। मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी, पीरियोडिक टेबल थी, उसमें कितने वर्ग व कितने आवर्त कितने रखे गए हैं, पीरियड्स कितने हैं इसमें और कितने वर्ग हैं, ये इसमें पूछा गया है। आप देखोगे इसमें ऑप्शन नंबर 1 है 9 वर्ग व 7 आवर्त, 9 वर्ग व 18 आवर्त, 18 वर्ग व 9 आवर्त, 100 वर्ग 7 वर्ग व 9 आवर्त। इसके लिए ध्यान रखोगे दोस्तों, हमेशा की मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी, इन्होंने जो वर्ग रखे थे दोस्तों, स्टार्टिंग में 9 वर्ग रखे थे और 9 वर्ग थे। और आवर्त जो थे दोस्तों वो कितने थे दोस्तों, 7 आवर्त रखे गए थे। जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी जो मोजले साहब की है, उसमें 7 आवर्त हैं, जबकि जो वर्ग हैं वो कितने हैं, 18 ये हैं आधुनिक आवर्त सारणी में। तो इसका जो आंसर सही आंसर होगा वो होगा 9 वर्ग व 7 आवर्त, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा देखिए दोस्तों, मोजले की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। कि देखिए सबसे पहले बात करें मोजले साहब की, तो मोजले साहब ने जब अपनी आवर्त सारणी बनाई तो उसमें क्या किस आधार पर इन्होंने तत्वों को रखा। ऑप्शन है परमाणु भार, परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो 1913 में दोस्तों, ये 1913 में इन्होंने आवर्त सारणी बनाई थी। और इन्होंने किसके आधार पर रखा था दोस्तों, याद रखोगे, परमाणु क्रमांक के आधार पर। और इससे पहले वाले जितने आए वो दोस्तों परमाणु भार के आधार पर थे, जबकि मोजले साहब की किसके आधार पर थी, परमाणु संख्या के आधार पर। तो दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से प्रथम आयनन विभव का बढ़ता हुआ क्रम होगा। अब दोस्तों पिछली क्लास में अपन ने आयनन विभव की बात की थी, उसके बारे में बताया था किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन विभव, आयनाइजेशन पोटेंशियल कहलाता है। अब उसमें अपन ने ये देखा कि जैसे जैसे अपन एक तो चलते हैं लेफ्ट टू राइट और एक चलते हैं दोस्तों अप टू डाउन। तो देखिए अप टू डाउन चलते हैं तो उनकी साइज बड़ी होती जाती है, आकार बढ़ता है तत्वों का। इसलिए क्या होगा दोस्तों, अप टू डाउन चलेंगे तो आकार बढ़ेगा और जो आयनाइजेशन एनर्जी है, आयनन विभव, उसका मान कम हो जाता है। जबकि लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो जो आयनन विभव होता है दोस्तों वो बढ़ता जाता है। ये भी बात की थी, न्यूनतम सीजियम का और अधिकतम हीलियम का होता है। अब इस क्वेश्चन का जवाब देते हैं अपन। प्रथम आयनन विभव का बढ़ता हुआ क्रम होगा, मतलब सबसे कम किसका, उसके बाद में किसका होगा, ये पूछा गया है। अब इसमें 3 तत्व रखे गए हैं दोस्तों, बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। किस आधार पर देखेंगे, सबसे पहले क्या आता है दोस्तों, बोरोन आता है, उसके बाद में कार्बन और इसके बाद में क्या आता है, नाइट्रोजन। अपन कैसे चल रहे हैं दोस्तों, लेफ्ट टू का क्या चल रहे हैं, राइट। और अपन ने पढ़ा है दोस्तों लेफ्ट टू राइट जब भी चलते हैं आयनन विभव में, तो अभी अपन ने पढ़ा कि आकार कम होगा, जिससे कि आयनाइजेशन एनर्जी का मान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो सबसे कम किसका होगा दोस्तों, बोरोन का, उसके बाद में कार्बन का और उसके बाद में नाइट्रोजन का। और होना ये चाहिए दोस्तों, इसमें अपवाद की सिचुएशन आती है अगली, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, दोनों में से किसका अधिक होता है दोस्तों, नाइट्रोजन का। लेकिन यदि क्रम के आधार पर देखते हैं अपन तो किसका होता है दोस्तों, ऑक्सीजन का। लेकिन ये क्या है दोस्तों, गलत है। और गलत होने का कारण मैं कक्षा में बता चुका हूँ कि इसका जो पी ब्लॉक होता है, नाइट्रोजन जो है, उसमें जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या होता है, आधा भरा होता है। तो याद रखोगे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में नाइट्रोजन का अधिक होता है और बाकी क्रम चलता रहता है। इस आधार पर अपन ने देखा कि बढ़ता हुआ क्रम कैसे होगा, सबसे कम बोरोन का होगा, फिर कार्बन का, फिर नाइट्रोजन का। यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। पटवारी के लिए विशेष क्वेश्चन है दोस्तों, इसका विशेष ध्यान रखें पटवारी के विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। चौथा प्रश्न, निम्न में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता किलो जूल पर मोल में सबसे कम होगी। ये किलो जूल पर मोल जो है दोस्तों, ये केवल कन्फ्यूजन के लिए दिया हुआ है, आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब क्या होता है और कैसे चलते हैं, वही बात आती है दोस्तों। अप टू डाउन चलते हैं तो जो अपनी इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो क्या होती है, कम होती है। जबकि यदि लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है दोस्तों वो बढ़ती रहती है। लेफ्ट टू राइट चलें। अब कौन कौन से इसमें, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और बोरोन। इन तत्वों को क्रम से देख लेते हैं। सबसे पहले आता है बोरोन।
उसके बाद में आता है कार्बन, उसके बाद में आता है दोस्तों नाइट्रोजन, उसके बाद में क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। अब इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी ज़्यादा होगी दोस्तों, अपन जानते हैं आखिरी तत्व कौन सा आ रहा है, ऑक्सीजन, तो किसकी अधिक होगी दोस्तों, ऑक्सीजन की अधिक होगी। चौथे प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अक्रिय तत्व किस समूह के सदस्य हैं। अब इनमें सीधा सा क्वेश्चन है, इसमें कोई थ्योरी नहीं है, कोई इसकी व्याख्या वगैरह नहीं है, आपको सीधा ध्यान रखना है अक्रिय तत्व कौन से समूह में रखे जाते हैं, इन्हें शून्य वर्ग कहा जाता है, शून्य वर्ग समूह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों, निम्न में से सबसे हल्का तत्व है, ऑप्शन है हाइड्रोजन, हीलियम, फ्लोरीन, सोडियम। अब आपको ध्यान में रहना चाहिए कि जो आवर्त सारणी उसका पहला जो तत्व है वो पहला तत्व हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन ही क्या है, सबसे हल्का तत्व माना गया है, सबसे हल्का तत्व है, और सबसे हल्का क्या है दोस्तों, अधातु है। इस आधार पर आप ध्यान रखोगे सबसे हल्का अधातु और सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है, हाइड्रोजन। तो छठे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो इसका आंसर ध्यान रखोगे, आतिशबाजी में एक तो होता है लाल रंग और एक होता है कौन सा रंग, हरा रंग। तो देखिए लाल रंग किसके कारण होता है, स्ट्रांसियम के कारण, और पटाखों में जो हरे रंग की रोशनी होती है वो किसके कारण होती है, बेरियम के कारण बात कर चुके हैं। लाल रोशनी स्ट्रांसियम के कारण और हरी रोशनी किसके कारण होती है, बेरियम के कारण, और इसका सही जवाब कौन सा होगा दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, हीलियम तत्वों में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो आपको इसके लिए थोड़ा सा एटम पढ़ाया अपन ने, वहाँ देखना होगा अपन क्या जानते हैं। हीलियम तत्व की बात की जाए दोस्तों, तो हीलियम तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 और इसे लिखा जाता है 2He4 ऐसे। इस आधार पर क्या देखते हैं, ये ऊपर वाली जो है ये 4 ये होती हैं द्रव्यमान संख्या, और इसे कहा जाता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और याद रखोगे दोस्तों 4 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, तो इसमें देखिए नीचे वाले क्या हैं, ये है परमाणु क्रमांक, और परमाणु क्रमांक को किससे प्रदर्शित करते हैं, प्रोटोनों की संख्या से, P से प्रदर्शित कर दिया अपन ने। अब मैंने क्या कहा दोस्तों, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन तो कितने हैं, 4। इसमें से प्रोटॉन कितने हैं नीचे, 2, तो 4 में से 2 घटा दिए तो क्या बचे, 2, और ये 2 क्या है दोस्तों, न्यूट्रॉन। यानी हीलियम तत्व में न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है, वो होती है 2। तो इसका सही जवाब क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब पहला ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 1, 2 सही जवाब होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, पी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए अपन बात करते हैं S, P, D और F, इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ ली जाती है कई बार। S में होते हैं दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन, P में कितने होते हैं दोस्तों, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, D में होते हैं 10 और F में होते हैं 14। इनमें केवल एक कक्षक पाया जाता है। P में क्या होते हैं दोस्तों, 3 कक्षक पाए जाते हैं। D में कितने कक्षक होते हैं दोस्तों, 5 कक्षक होते हैं। और F जो होता है उसमें कितने कक्षक होते हैं दोस्तों, इसमें होते हैं दोस्तों 7 कक्षक। इस आधार पर तो एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, उस आधार पर इसमें 3 है तो 3 दूनी 6, इसमें 5 है तो 10। ये भी याद रखोगे कितने कक्षक और कितने इलेक्ट्रॉन, S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 इलेक्ट्रॉन और F में 14 इलेक्ट्रॉन। अब क्या लगाना था आपने को दोस्तों, P उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा तत्व हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, परीक्षाओं में पूछा गया है, ग्रुप डी की परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखोगे। पूछा है हाइड्रोजन का समस्थानिक कौन सा नहीं है, तो हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन कौन से होते हैं, 3 समस्थानिक होते हैं। एक होते हैं दोस्तों प्रोटियम, एक होता है ड्यूटेरियम और एक होता है ट्राइटियम। ये तीनों क्या होते हैं, हाइड्रोजन के समस्थानिक। और ये ट्राइटियम कैसा है, ये जरूर याद रखोगे, ये नया प्रश्न आप लोगों के लिए। ये कैसा समस्थानिक है, रेडियो एक्टिव। आपसे पूछे हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो एक्टिव समस्थानिक है, तो ट्राइटियम क्या होगा उसका सही जवाब। प्रश्न था कौन सा समस्थानिक नहीं है, प्लूटोनियम। ये क्या है दोस्तों, ये अलग से आवर्त सारणी का तत्व है, जिसका परमाणु क्रमांक 94 94 नंबर का एक तत्व आता है, जिसे सर्वाधिक विषैला तत्व कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। और 11वां जो क्वेश्चन है, निम्न में से किस तत्व को चाकू से नहीं काटा जा सकता है। और दोस्तों अपन पढ़ते हैं सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, इन तीनों की बात करें, ये एक ही ग्रुप में आते हैं। देखिए पहले आता है लिथियम, उसके नीचे सोडियम, उसके नीचे पोटेशियम, उसके नीचे रुबिडियम, उसके नीचे सीजियम, ये पहला वर्ग है। इनमें ये तीनों तत्व देखिए ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो ये क्या है दोस्तों, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो जैसे जैसे अपन इनको देखेंगे ये क्या होंगे, ये नरम होंगे, और ऊपर से नीचे जाएंगे तो इनकी कठोरता क्या होती जाएगी, इनकी कठोरता ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती जाएगी।
और अपन किताबों में बुक्स में पढ़ते भी कि सोडियम को अपन आसानी से चाकू से काट सकते हैं। तो इस आधार पर ये भी देख लोगे, लिथियम को भी काटा जा सकता है, सोडियम को भी और पोटेशियम को भी, जबकि एल्यूमिनियम जो तत्व है उसे आसानी से चाकू से नहीं काटा जा सकता। तो इसका सही जवाब कौन सा हो गया दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, संक्रमण धातुओं के समूह संख्या में रखा गया है। तो संक्रमण धातुएं हैं, पहले तो अपन ये बात कर लेते संक्रमण धातुएं कौन सी हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये डी ब्लॉक जो है उसे संक्रमण धातु तत्व कहा जाता है। और डी ब्लॉक देखिए, मैं पूरे ब्लॉक वाइज सिस्टम आपको बता देता हूँ। ये एस ब्लॉक जो है ये क्या है दोस्तों? अपना पहला और दूसरा वर्ग है, पहला और दूसरा वर्ग एस ब्लॉक का आता है। नेक्स्ट पी ब्लॉक की बात करें 13 से 18, और डी ब्लॉक जो बच गया वो कहाँ से आ जाएगा? फिर जो अपने बच गए हैं वो 9 से लेकर कहाँ, सॉरी 3 से कहाँ तक के तत्व है? 12 तक के जो तत्व हैं, ये तत्व कौन से ब्लॉक में आते हैं दोस्तों? डी ब्लॉक में। और इन्हीं तत्वों को क्या कहा है दोस्तों? अपन ने संक्रमण तत्व कहा है। जल्दी से आप इसका कमेंट करें, जल्दी से आंसर आप पता लग गया होगा सभी को कि कौन से ब्लॉक, कौन से तत्वों को अपन संक्रमण धातु के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। यदि समझ में आ रहा है तो जल्दी से कमेंट करें, अन्यथा अपन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अक्रिय गैसों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? ये बात मैं कक्षा में आपसे कर चुका हूँ। अक्रिय गैसों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, ये बात अपनी हो चुकी है। तो देखिए अपन बात करते हैं संयोजकता की। तो संयोजकता के लिए जब आप 18वें वर्ग में चलते हो तो 18वें वर्ग में इसके पास क्या संयोजकता कितनी मानी गई है? 0। और 0 का मतलब इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 0। तो इस आधार पर इसका आंसर क्या होगा? 0 मुक्त इलेक्ट्रॉन इनमें पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दोस्तों, परमाणु क्रमांक 7 वाले तत्व की अधिकतम संयोजकता कितनी होगी? आप देखोगे दोस्तों पीछे वाला क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन देखिए, परमाणु क्रमांक जिसका 7 हो, जिसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 7। उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे भरा जाएगा? 1s2 2s2 और उसके अलावा अपन क्या लिखेंगे? 2p3। ये तो लिखा जाएगा दोस्तों 3 2 5 और 2 7। ये किसका परमाणु क्रमांक है दोस्तों? ये होता है नाइट्रोजन का। ये कौन सा ग्रुप है? वैसे मैं बता चुका हूँ 15वां वर्ग ग्रुप है। और 15वां ग्रुप है तो इसके पास देख लीजिए क्या है, अपन क्या कर सकते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि देखिए अष्टक पूरा करना चाहें तो ये क्या करेगा दोस्तों? ये जो 2p में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, ये इनको अब पूरा करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए दोस्तों? 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो फिर 2p 6 हो जाएगा, p में 6 ही होते हैं, तो ये इसका कोष क्या हो जाएगा? पूरा भरा हो जाएगा। या फिर मैंने डायरेक्ट भी बताया था कि इनकी संयोजकता कितनी होती है? -3। तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन केवल ये ले सकता है, इस आधार पर इसकी संयोजकता भी कितनी होगी? 3 होगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? ये मॉडर्न, ये जो अपनी न्यूक्लियर फिजिक्स है उसका क्वेश्चन है, पर सिंपल सा क्वेश्चन आपने डाल दिया है यहाँ। देखोगे आप इसका क्या आंसर होगा कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करते हैं? कौन कौन से? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन। तो देखिए परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। यदि आपसे पूछे परमाणु बम, तो वो तो एटम बम जो होता है वो हिरोशिमा और नागासाकी पर डाले गए थे, वो नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। जबकि हाइड्रोजन जो बम है वो किस पर काम करता है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है? माणिक्य, नीलम, पन्ना और हीरा। तो देखिए दोस्तों ये हीरा जो है इसे तत्व माना गया, क्योंकि हीरा किसका है? ये हीरा एक प्रकार का क्या है दोस्तों? कार्बन। और कार्बन क्या है? तत्व। इस आधार पर इसका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 4 होगा। यदि आ रहा है तो जल्दी से कमेंट करके आंसर दे दें। आपको जो भी क्वेश्चन के बारे में पता है जल्दी से आंसर दिया करें फास्टली। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17, किसी उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन डालने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है, उत्सर्जित होती है, उसे तत्व की खालिस्तान कहते हैं। देखिए दोस्तों अपन ने क्या पढ़ा है? आयनन विभव का मतलब क्या होता है? आयनन विभव का मतलब किसी तत्व से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणता में क्या अंतर है? विद्युत ऋणता में सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता, जबकि इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है कि किसी तत्व को इलेक्ट्रॉन दें, अपन इलेक्ट्रॉन क्या करें? उसको दें, तो जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे अपन क्या कहते हैं? अपन कहते हैं उसे उस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों 18, निम्न में से किसका आकार बड़ा होगा? अगर ये आकार की बात की जाए, और ये दे रखे हैं दोस्तों एटम में पढ़ाए हैं आपको, आयन दे रखे हैं, और आयन का आकार कैसे पता किया जाता है ये बात मैं कर लेता हूँ आप लोगों से। देखिए एक तो है Al, और देखिए Al का मतलब क्या है दोस्तों? एल्यूमिनियम है दोस्तों। और बात करें एल्यूमिनियम का तो अपन ध्यान रखोगे एल्यूमिनियम के लिए क्या क्या चीज़ें अपन देख लेते हैं कि एल्यूमिनियम एक है Al+, एक Al+2, एक क्या है Al+3।
अब मैंने वैसे तो सीधा बताया था कि जब भी कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है, कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो उसके आकार में होती है कमी। जबकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर उसके आकार में क्या हो जाती है, वृद्धि। कारण ये है, मान लीजिए ये मान लो एल्यूमिनियम की कक्षाएं हैं ऐसी। अब जैसे ये मान लो इस लास्ट वाली कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है और इसने ये इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो ये क्या दोस्तों, ये क्लास क्या हो जाएगी, खत्म, और इसका कैसा दिखेगा, आकार ऐसा। अब ऐसा ही हो गया, तो ये आकार क्या हो गया दोस्तों, छोटा। और जबकि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया एल्यूमिनियम, तो इसकी कक्षा में और आकर इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएंगे, कक्षा का आकार क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इस आधार पर ध्यान रखोगे, जब भी कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसका आकार घटता जाता है। अपन ने इससे पूछा है किसका आकार बड़ा होगा, तो देखिए एल्यूमिनियम का आकार क्या होगा, सबसे बड़ा, जबकि Al+3 का आकार क्या होगा, सबसे छोटा। जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उसका आकार उतना ही क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होती है। तो किसी भी तत्व की द्रव्यमान संख्या, अभी बात की है दोस्तों अपन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, उसे ही क्या नाम देते हैं दोस्तों, द्रव्यमान संख्या। और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को अपन दूसरा क्या नाम दे देते हैं, न्यूक्लियॉन्स कह देते हैं, न्यूक्लियॉन्स कह देते हैं। तो क्या है दोस्तों इसमें, पहला ऑप्शन है प्रोटोनों की संख्या, गलत जवाब। न्यूट्रॉनों की संख्या, गलत जवाब। प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन, गलत जवाब। जबकि न्यूक्लियॉन्स इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब। इस क्वेश्चन का 19 नंबर की क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ग 8 निम्न में से किस ब्लॉक से संबंधित है। 8वां वर्ग कौन से ब्लॉक पर आधारित है, ये बात इसमें की गई है। तो देखिए अपन बात करें वर्ग 8 निम्न में से कौन से ब्लॉक से संबंधित है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अपन देख लेते हैं वर्ग 8वां है कौन सा, एस में आएगा, पी में आएगा, डी में आएगा और या फिर एफ में आएगा। अभी बात की दोस्तों, एस ब्लॉक के 2 वर्ग हैं, पहला और दूसरा। पी ब्लॉक कहाँ से, 13 से लेकर 14, 15, 16, 17 और 18। और बाकी जो बच गया वो 3 से लेकर 12 तक कौन से ब्लॉक में आता है, डी। तो बताइए 8वां वर्ग कौन से 3 से 12 के बीच में आएगा, तो कौन से ब्लॉक में आ जाएगा दोस्तों, डी ब्लॉक में आ जाएगा। 21वां प्रश्न देखिए दोस्तों, एक ही तत्व के 2 समस्थानिकों के विद्युत उदासीन परमाणुओं के लिए निम्नलिखित गुणों में से कौन सा गुण भिन्न होगा। दोस्तों समस्थानिकों की बात की जा रही है और समस्थानिकों की डेफिनेशन ऐसी होती है, ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो क्या हो, समान हो, जबकि उनकी जो द्रव्यमान संख्या है वो क्या हो, अलग अलग। और परमाणु क्रमांक का मतलब होता है दोस्तों प्रोटॉनों की संख्या क्या हो, उनमें समान हो, जबकि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या यानी द्रव्यमान संख्या, परमाणु भार जो है उनका वो क्या हो, अलग अलग हो। इसके लिए आप ध्यान रखोगे दोस्तों, एक ही तत्व के 2 समस्थानिकों के विद्युत उदासीन परमाणु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुण भिन्न होगा। तो देखिए परमाणु संख्या क्या होती है दोस्तों, उनकी समान होती है। उनमें प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या हो सकती है, समान हो सकती है, लेकिन उनकी परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, अलग अलग। और यदि परमाणु द्रव्यमान सेम हो जाता है तो वो समस्थानिक नहीं होते हैं, वो फिर क्या कहलाते हैं दोस्तों, समभारिक कहलाते हैं, आइसोबार्स कहलाते हैं। जबकि इन्हें क्या कहा है अपन ने, आइसोटोप कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, इसका क्या सही जवाब होगा, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लेंथेनाइड श्रृंखला किस आवर्त से संबंधित है। लेंथेनाइड श्रृंखला देखिए दोस्तों, अपन एफ ब्लॉक तत्व की बात करते हैं तो एफ ब्लॉक तत्व में अपन ने 28 तत्व लिखे हैं और उसमें क्या है दोस्तों, जो अपन देखते हैं तो जो अपने लेंथेनाइड आते हैं स्टार्ट के 14 तत्व और जो एक्टिनाइड आते हैं वो क्या आते हैं, लास्ट के 14 तत्व। लेकिन ये रखे कहाँ गए हैं, तो दोस्तों ध्यान रखोगे तो 14वें वर्ग जो अपना छठा वर्ग वो छठा आवर्त होता है उसमें रखे गए हैं लेंथेनाइड। छठा आवर्त जो है, छठा आवर्त तो है उसमें तो रखे गए हैं लेंथेनाइड और 7वें आवर्त में क्या रखे गए हैं, एक्टिनाइड। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखें इस बात को। लेंथेनाइड कौन से आवर्त में है, तो अपन देखते हैं दोस्तों 57 से 71 तक रखे गए हैं ये। और ये कौन से आवर्त में आते हैं, ये आते हैं अपने कहाँ से कहाँ तक, ये आते हैं छठे आवर्त में। और जब एक्टिनाइड होते हैं वो आते हैं 7वें आवर्त में। इस क्वेश्चन का सही जवाब जो होगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 छठा आवर्त और एक्टिनाइड 7वां आवर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों, उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता कितनी होती है। सीधा फैक्ट है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इलेक्ट्रॉन बंधुता जब पढ़ाई आपको तो ये बताया आपको इलेक्ट्रॉन बंधुता के लिए कि जब अपन देखते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता के लिए तो ये निष्क्रिय जो गैसें हैं वो ना तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहती हैं और ना त्यागना चाहती हैं।
तो यदि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण ही नहीं करना चाहती हैं तो इनकी जो होती है इलेक्ट्रॉन बंधुता वो लगभग कितनी मानी गई है, 0। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, परमाणु क्रमांक 104 से ऊपर वाले तत्वों को कहा जाता है, इन तत्वों को क्या नाम दिया जाता है? तो याद रखोगे दोस्तों, अपन इनके जो नाम हैं वो क्या है, आंतरिक संक्रमण तंतु तो किसे कहते हैं, एफ ब्लॉक के तत्वों को लैंथेनाइड और एक्टिनाइड जो कौन से ब्लॉक में आते हैं, एफ ब्लॉक तत्व में, उन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। ट्रांस यूरेनियम, जो यूरेनियम 92 है, 92 नंबर पर यूरेनियम आता है, उसके बाद के तत्व क्या कहलाते हैं, अपने ट्रांस यूरेनियम तत्व। और अति भारी तत्व कौन से आते हैं दोस्तों, 104 से क्या आते हैं, ये आगे आते हैं, इन्हें कहते हैं अति भारी तत्व। तो 104 से ऊपर वाले तत्वों को कहा गया है दोस्तों आवर्त सारणी में अति भारी तत्व है, इसका सही जवाब पहला ऑप्शन होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, मेंडलीफ ने एका एल्यूमिनियम तत्व का प्रतिस्थापन आधुनिक आवर्त सारणी में किससे हुआ? तो दोस्तों मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कितने अपन बात करते हैं 63 तत्व उसने रखे थे, उसमें कुछ खाली स्थान छोड़े थे, जैसे एका बोरोन छोड़ा था, उसके अलावा अपन बोल सकते हैं एका एल्यूमिनियम छोड़ा था, इसके अलावा क्या छोड़ा था दोस्तों, एका सिलिकॉन। इनके आगे लगा दो एका, तो ये इन्होंने क्या किए थे दोस्तों, इन्होंने ये रिक्त स्थान छोड़े थे। और एका बोरोन का प्रतिस्थापन हुआ था दोस्तों स्कैंडियम से, एका सिलिकॉन का प्रतिस्थापन हुआ था दोस्तों जर्मेनियम से, और एका एल्यूमिनियम का प्रतिस्थापन हुआ दोस्तों गैलियम से। तो अपने क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया होगा। अपन याद रखेंगे हमेशा कि कौन से तत्व का प्रतिस्थापन किससे हुआ है, तो अपन जर्मेनियम का हुआ सिलिकॉन से, गैलियम का हुआ दोस्तों किससे, एल्यूमिनियम से, और स्कैंडियम का हुआ दोस्तों, स्कैंडियम का किससे हुआ, बोरोन से। तो याद रखना है दोस्तों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, गैलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, 28 नंबर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है, मेंडलीफ आवर्त सारणी में निम्न में से किस वर्ग को अविभाज्य आवर्त कहा है या अभाज्य आवर्त कहा जाता है? शून्य वर्ग दोस्तों बाद में जोड़ा गया था जिसमें निष्क्रिय गैसें थी, पहला वर्ग, 7वां वर्ग और 8वां वर्ग, ये इसके क्या है ऑप्शन। जल्दी से आप इसका आंसर दें, मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ मेंडलीफ के वर्गों की। तो देखिए मेंडलीफ ने क्या किए थे, कुल 8 वर्ग स्टार्टिंग में बनाए थे, उसके बाद में 9वां वर्ग जुड़ गया था, शून्य वर्ग। और इनमें से 1 से 7 वर्ग जो थे वो इस प्रकार बटे हुए थे, ए और बी। और पिछले वीडियो में बात भी की थी दोस्तों, मैंने 2-3 क्वेश्चन ऐसे डाले थे, ये 7 ए बी में बटे हुए थे, जबकि 8वां जो था आपका वो क्या था, बिल्कुल प्योर था, और ये क्या था, किसी में भी नहीं बटा हुआ था, इसलिए ये क्या हो गया दोस्तों, अभाज्य आवर्त हो गया। तो अभाज्य या अविभाज्य आवर्त कौन से आवर्त को कहा गया है दोस्तों, जो अपना कौन सा वर्ग है, 8वां जो वर्ग है उस वर्ग को क्या नाम दिया गया है, अविभाज्य कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 29, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कुल कितने तत्वों को व्यवस्थित किया? अभी बात की है दोस्तों, अभी बात की है। देखिए 118 तत्व क्या है आधुनिक आवर्त सारणी में है, 118 जो तत्व हैं वो कौन सी में है, मॉडर्न में, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें 118 तत्व वर्तमान समय में है। जबकि जब ये बनी थी 1913 में, उस समय इसमें कितने तत्व रखे थे मोजले साहब ने, 113। 56 तत्वों का व्यवस्थित क्रम किसने बताया था, न्यूलैंड ने। और ये 63 तत्व किसने रखे थे, ये रखे थे दोस्तों मेंडलीफ ने। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 63, यानी ऑप्शन नंबर 4। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है अपना 29 के बाद 30 क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन, मेंडलीफ ने तत्वों के रासायनिक गुणधर्मों को जांचने के लिए कौन से 2 तत्वों का चयन किया? तो ये अपन ने बताया था मेंडलीफ की सबसे बड़ी खास बात, इसने भौतिक के साथ रासायनिक गुणधर्म जांचे और उसके लिए 2 तत्वों का चयन किया था दोस्तों, एक हाइड्रोजन था व एक कौन सा था दोस्तों, ऑक्सीजन। तो इस आधार पर इसका सही जवाब क्या होगा, ये भी फैक्ट है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर 2, मेंडलीफ ने रासायनिक गुणधर्म जांचने के लिए हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का प्रयोग किया था, यहाँ से रिएक्शनें करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, आधुनिक आवर्त सारणी में बॉर्डरलाइन तत्व, अभी बात की दोस्तों, अपनी जो आवर्त सारणी है वो कुछ यूं दिखती है, यहाँ 2 वर्ग रखे अपन ने, उसके बाद में यहाँ क्या आ गए दोस्तों, 3 से लेकर कहाँ तक, 12 तक, और फिर यहाँ रखे गए हैं दोस्तों 13 से 18 तक, इस प्रकार की आवर्त सारणी है। और दोस्तों इसमें देखेंगे तो कुछ तत्व कुछ यूं वाले आपको मिलेंगे ऐसे, ये क्या कर रहे हैं दोस्तों, इधर तो क्या है इनके सारी, इधर तो क्या है धातुएं, और इधर क्या है दोस्तों
अधातु हों। इधर क्या है, नो मेटल्स, अधातु। तो क्या है दोस्तों, अभी अपन ने बात की तो ग्रुप था, उसमें कुछ ऐसे तत्व अपन ने छांटे थे, कुछ ऐसे तत्व अपन ने छांटे थे जिसमें इधर धातुएं थी और इधर अधातु थी, और ये बीच में जो थी वो दोनों के बीच में आ रही थी उपधातु। और इन्हीं उपधातुओं को क्या कहा गया है दोस्तों, बॉर्डर लाइन तत्व कहा गया है, बॉर्डर लाइन तत्व कहा गया है। तो कौन सा हो गया दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में बॉर्डर लाइन तत्व किनको कहेंगे अपन, उपधातुओं को बॉर्डर लाइन तत्व कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32, मोजले की आवर्त सारणी में एस ब्लॉक में स्थिति के आधार पर कुल तत्वों की संख्या कितनी है। भाई कुल कितने तत्व रखे गए हैं, तो याद रखोगे दोस्तों एस ब्लॉक जो है उसमें दो वर्ग आते हैं, वर्ग नंबर 1 और वर्ग नंबर 2। तो पहला जो वर्ग है उसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम इस प्रकार 7 रखे गए हैं, जबकि इसमें कितने रखे गए हैं, 6 तत्व रखे गए हैं। तो 7 + 6 बराबर कुल कितने तत्व हो गए, 13। ये किसके आधार पर है, 13 स्थिति के आधार पर। जबकि अगर बात करें इनके गुणों के आधार पर तो वो कितने तत्व आते हैं, इनके गुण क्योंकि धातु हैं, धातुओं के गुण, इसमें अपवाद आता है हाइड्रोजन, उसको हटा दें तो गुणों के आधार पर कितने हैं, 12। जबकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर कितने आते हैं, 14। इसमें और क्या जोड़ देते हैं, पर हीलियम। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर 14 तत्व हैं, स्थिति के आधार पर 13 तत्व हैं, और जो नेक्स्ट बात होती है गुणों के आधार पर इसमें 12 यानी 12 तत्व रखे गए हैं। तो इसका सही जवाब होगा स्थिति के आधार पर 13 तत्व, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, रेडियो एक्टिव तत्वों का अंतिम स्थायी उत्पाद क्या होता है। तो अपन याद रखना है कि अपन जब भी अपन रेडियो एक्टिविटी पढ़ते हैं तो उसमें जो तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, स्वतः विघटित होते रहते हैं, जो और कहाँ से कि अपन क्यों हो जाते हैं, क्योंकि इनके नाभिक क्या नहीं होते हैं दोस्तों, स्थायी। और स्थायी होने के लिए क्या करते हैं, ये धीरे धीरे टूटते हुए लास्ट में क्या बना लेते हैं, पीबी लेड या सीसा बना लेते हैं। इसलिए इसका सीधा ध्यान रखोगे, ये भी रेलवे के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। रेडियो एक्टिव तत्वों का अंतिम स्थायी उत्पाद क्या होता है, पीबी लेड या सीसा इसका अंतिम स्थायी उत्पाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, 15 वर्ग के तत्वों को क्या कहा जाता है, चाल्कोजेंस, निकोजेंस, पिकोजेंस और हेलोजेन। याद रखोगे दोस्तों, चाल्कोजेंस जो ऑक्सीजन वाले हैं यानी 16वां वर्ग क्या कहलाता है, सीधा नाम पूछा जा सकता है, चाल्कोजेंस कहलाता है। 15वां वर्ग जिससे निकोजेंस कहा जाता है, क्योंकि इनसे कैसा दम घुटने लगता है, ये दम घोटू गैस बनाते हैं, इसलिए इन्हें निकोजेंस कहा। और हेलोजेंस कौन से हैं, 17वें वर्ग के तत्व हैं। तो 15वें वर्ग के तत्वों को निकोजेंस यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से क्रम में तत्व के आकार के लिए सही है, कौन सा क्रम सही है जिसमें आकार जो है उनका वास्तव में वैसा ही दिखाया गया है जैसा उनका होना चाहिए। आकार की बात करता हूं दोस्तों, अगर आप लेफ्ट टू राइट चलते हैं या फिर क्या चलते हो, अप टू डाउन, ये दो कंडीशन होती हैं। लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो जो उनका आकार होता रहता है दोस्तों, जैसे जैसे बढ़ोगे आप आगे उनका घटेगा, जबकि इसमें साइज का मान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। पहला आप ऑप्शन पे चलते हैं, लिथियम, बेरिलियम और बोरोन। यानी कहने का मतलब लिथियम, बेरिलियम और बोरोन में यदि आप देखोगे तो सबसे बड़ा आकार वास्तव में देखिए अपन चल रहे हैं, 3 नंबर पे आता है लिथियम, 4 पे बेरिलियम, 5 पर बोरोन, ऐसे आ रहे हैं। अगर आप देखोगे इन दो में तो सबसे पहले ये 3 नंबर पे, ये 4 नंबर पे, ये 5 नंबर पे। इनका क्रम कैसा होना चाहिए, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, आकार घटना चाहिए था, यानी सबसे पहले 3 नंबर वाले का, फिर 4 नंबर वाले का, और सबसे छोटा किसका होना चाहिए था, 5 का। यानी पहला ऑप्शन क्या है इसका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट देखिए, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। अब देखिए ये चले गए वर्ग में, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये क्या वर्ग में ऊपर से नीचे आ रहे हैं अपन, तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाते तो आकार बढ़ना चाहिए, तो सबसे ज़्यादा किसका होना चाहिए, पोटेशियम का, सबसे ज़्यादा तो किसका होना चाहिए, पोटेशियम का, फिर सोडियम का, फिर लिथियम का। लेकिन ये भी क्या है, ऐसा नहीं दे रखा है, गलत दे रखा है, मतलब ये भी ऑप्शन क्या है इसका गलत है। नेक्स्ट देखिए, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। अब इसमें देखिए ये भी क्या है अपना एक सीधा दे रखा है, क्या दूसरा जो अपना वर्ग आता है बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम और फिर कैल्शियम। वर्ग में क्या चल रहे हैं दोस्तों, ऊपर से नीचे, तो इस प्रकार होना चाहिए ये, सबसे कम बेरिलियम का, फिर मैग्नीशियम का, फिर कैल्शियम का, और ऐसा ही क्रम दे रखा है, यानी इसका ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा सही जवाब। तो बस दोस्तों कॉन्सेप्ट क्लियर रखें, कोई क्वेश्चन गलत होगा नहीं। अपन ने जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं इजी से इजी लेवल के और टफ से टफ लेवल का, जैसा पेपर आपका सेट हो सकता है वैसे सभी क्वेश्चन इसमें डाल दिए हैं। आप फोकस से देखते रहें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 36 अगला है, आधुनिक आवर्त सारणी में ए ब्लॉक में तत्वों की कुल
संख्या है ऑप्शन है 28, 37, 40 और 38। बता चुका हूँ दोस्तों, अभी बात की थी। अपन बात करें एस ब्लॉक में स्थिति के आधार पर 13 तत्व हैं, पी ब्लॉक में कितने हैं दोस्तों 37, डी ब्लॉक में कितने हैं दोस्तों 40 और एफ जो ब्लॉक है उसमें 28 यानी 28 तत्वों को रखा गया है। तो ये अपना सही जवाब होगा। एफ ब्लॉक तत्व में कुल तत्वों की संख्या जो है वो 28 रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्षार मृदा धातु नहीं है। क्षार मृदा धातु देखिए 6 तत्व क्षार मृदा धातु में गिने जाते हैं। वर्ग नंबर, वर्ग कौन सा है पहले आप ध्यान रखोगे, वर्ग दूसरा क्षार मृदा धातु होता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम। ये क्या है अपने क्षार मृदा धातु। कौन सा नहीं है ये पूछा है। कैल्शियम है साहब, बेरिलियम भी है साहब, रेडियम भी है, जबकि सोडियम क्षार मृदा धातु न होकर केवल कौन सा धातु है, क्षार धातु है। ये केवल क्या है, एल्कली मेटल्स। तो ध्यान रखो कि पहला वर्ग जो आता है क्षार धातु वर्ग, क्षार धातु वर्ग में आता है सोडियम और बाकी जो है वो कौन से में आएंगे, क्षार मृदा धातु में। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है। तो सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता के लिए आप याद रखोगे, अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता में क्या होती रहती है दोस्तों, वृद्धि, और अप टू डाउन चलते हैं तो क्या होती रहती है, कमी। तो इस आधार पर होना किसका चाहिए, फ्लोरीन का, लेकिन फ्लोरीन का न होकर क्या होता है, क्लोरीन का होता है। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन का आकार क्या होता है, छोटा होता है। फ्लोरीन का आकार इतना और क्लोरीन का आकार इतना, यहाँ नाभिक है दोनों में। तो यहाँ क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद है, आकार छोटा है, तो यहाँ प्रतिकर्षण क्या होता है, ज़्यादा होता है, जिससे कि, जबकि क्लोरीन में क्या होता है, आकार बड़ा होता है, जिससे जो प्रतिकर्षण का मान होता है वो कम होता है। और इसीलिए क्लोरीन की विद्युत ऋणता, क्लोरीन की जो अपनी इलेक्ट्रॉन बंधुता है फ्लोरीन से क्या होती है, कम होती है, ज़्यादा होती है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है, जबकि विद्युत ऋणता फ्लोरीन की अधिकतम होती है। कंफ्यूज ना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता दर्शाता है। तो ये कोई कन्फ्यूजन नहीं है, सबसे विद्युत ऋणी जो तत्व है वो कौन सा होता है, फ्लोरीन है। सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणता किसकी होती है, फ्लोरीन की। दोनों क्वेश्चन साथ में डाले हैं दोस्तों। पीछे वाला क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन बंधुता पूछे आपसे, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता के लिए कौन हो जाएगी, क्लोरीन। जबकि आपसे पूछे दोस्तों नेक्स्ट विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता में कोई कंफ्यूज नहीं है, आकार वगैरह कोई बात नहीं है, आप सीधा याद रखोगे विद्युत ऋणात्मकता कौन किसकी ज़्यादा होती है, फ्लोरीन की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 और आज का आखिरी प्रश्न, निम्न में से कौन सी गैस निष्क्रिय गैस प्रकृति में नहीं पाई जाती। आप याद रखोगे ये रेडोन गैस है जो क्या नहीं पाई जाती है, प्रकृति में पाई नहीं जाती है। और याद ये भी रखना है ये कब उत्सर्जित होती है, मूलतः ये उत्सर्जित होती है भूकंप के समय। और ये इसीलिए जो कुत्ते होते हैं दोस्तों इस गैस को सूंघ सकते हैं और इसीलिए भूकंप आने पर वो अपने सुरक्षित स्थानों में चले जाते हैं। आपसे क्वेश्चन 3-4 प्रकार के पूछे जा सकते हैं। जो पहला क्वेश्चन जो अपन ने पूछा है, निष्क्रिय गैस प्रकृति में नहीं पाई जाती है, वो रेडोन है। दूसरा पूछा जा सकता है भूकंप के समय कौन सी गैस प्रकृति में उत्सर्जित होती है, तो वो भी क्या होगी, रेडोन। और इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। तो दोस्तों ये था आज का क्वेश्चन सेशन। आज के सेशन में अपन इतनी बातें करेंगे, अगले क्वेश्चन में फिर नए क्वेश्चन लेकर आएंगे आपके लिए। जितना मैटर पढ़ा दिया है वो क्वेश्चंस आपसे पहले डिस्कस किए जाएंगे, उसके बाद में आपकी फिर से लाइव क्लासेस चालू होगी। तब तक के लिए आप धैर्य बनाए रखें और पढ़ते रहिए VCC ऑनलाइन क्लासेज के साथ। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।